हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी टेक्निकल हब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एबी टेक्निकल हब पर आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हल का सीरीज चल रहा है, जो न केवल आपको आईटीआई बल्कि सीआईटीएस, टीओ एंड डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम लोगों ने फिटर ट्रेड के फोर्थ सेमेस्टर 2018 क्वेश्चन पेपर को कवर किया था, तो आज हम लोग फिटर ट्रेड के 2018 क्वेश्चन पेपर के थर्ड सेमेस्टर को कवर करेंगे, जो न केवल आपको आईटीआई बल्कि सीआईटीएस, टीओ एंड डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यदि आप लोगों ने अभी तक फोर्थ सेमेस्टर वाले वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित लेथ में से किसमें बहुत सारे औजार एक साथ कार्य करते हैं। जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं, स्पीड लेथ, ट्रेड लेथ या बेंच लेथ। इसमें से कौन सी वो लेथ मशीन है जिसमें बहुत सारे टूल को एक साथ होल्ड किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेथ मशीन क्या होती है। ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है एक सिंपल साधारण सी मशीन है। लेथ एक ऐसी मशीन है जिसकी स्पेंडल अक्ष पर किसी जाब को घुमा करके कटिंग टूल से रेखीय गति करा के अक्ष के समानांतर लंब रूप या किसी अन्य कोण पर चलाते हैं। उसके बाद जाब पर जो प्रक्रिया होती है उसे टर्निंग के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा हम लोग बेलनाकार, शंक्वाकार तथा प्लेन सतहों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे बोरिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग, थ्रेडिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग इत्यादि, जिसमें कुछ ऑपरेशन करने के लिए इसमें स्पेशल अटैचमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी में दिया गया है स्पीड लेथ, ऑप्शन सी में दिया गया है ट्रेड लेथ, ऑप्शन डी में दिया गया है बेंच लेथ। तो आइए सबसे पहले जानेंगे हम लोग बेंच लेथ क्या होती है। बेंच लेथ वह खराद मशीन होती है जो साइज में छोटी होने के कारण या इसे बेंच पर आसानी से फिट कर सकते हैं। इसके द्वारा छोटे एवं परिशुद्ध जाप बनाए जाते हैं। इसमें वे सारे पार्ट्स होते हैं जो एक सिंपल साधारण सी मशीन में होती है। ऑप्शन बी में दिया गया है स्पीड लेथ। स्पीड लेथ मशीन क्या होती है? यह मशीन सभी प्रकार की लेथ मशीनों में से सबसे सरल लेथ मशीन होती है, जिसकी डिजाइन हाई स्पीड स्पिंडल पर ऑपरेट की जाती है इसकी खास बात यह है कि इसमें लीड स्क्रू, कैरेज, फीड रॉड तथा टूल पोस्ट नहीं होते। इस मशीन का प्रयोग वुड वर्किंग, स्पेनिंग तथा पॉलिशिंग के कार्यों में ज्यादा किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें दिया गया है ट्रेड लेथ। ट्रेड लेथ क्या होती है? इसमें क्या होता है कि इसमें टेल स्टॉक के स्थान पे एक ट्रेड हेड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल टूलों को अटैचमेंट करके बिना सेटिंग के हिलाए कार्य किए जा सकते हैं। इस मशीन का प्रयोग मोस्टली मास प्रोडक्शन में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी निकल के आ रहा है, ट्रेड लेथ मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लेथ सर्वाधिक उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। जो इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं ए ट्रेड लेथ, कैप्स्टन लेथ या दोनों ए और बी या बेंच लेथ। तो इसमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो कौन सी लेथ मशीन है जिनका प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन में करते हैं। ट्रेड लेथ का भी हम लोग मास प्रोडक्शन में करते हैं और कैप्स्टन लेथ का भी प्रयोग किया जाता है। स्पेशली ये लोग मास प्रोडक्शन के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें टेल स्टॉक के स्थान पे ट्रेड हेड तथा कैप्स्टन हेड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल टूलों को बांध के ऑपरेट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन से निकल के आ रहा है, दोनों ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टम्बलर गियर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। तो टम्बलर गियर क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। टम्बलर गियर का उपयोग फीड की दिशा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस गियर यूनिट में स्पंडल गियर में फिक्स्ड गियर से एडजस्ट करने के लिए बराबर दांते वाले गियर लगे होते हैं, एक लीवर के माध्यम से किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन सी निकलेगा, फीड की दिशा को परिवर्तित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस कारण सेंटर ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल टूट जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेंटर ड्रिल क्या होता है, काम कैसे करता है और कितने प्रकार का होता है, एक फिगर के माध्यम से। ये जो फिगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसे सेंटर ड्रिल के नाम से जाना जाता है। सेंटर ड्रिल के द्वारा जॉब के अक्ष तथा फेस पर छिद्र की ड्रिलिंग एवं काउंटर सिंकिंग प्रक्रिया साथ में की जाती है, इसीलिए हम लोग इसे कॉम्बिनेशन ड्रिल के नाम से भी जानते हैं। इसे ड्रिल चक में लगाकर उपयोग में लाया जाता है। लेथ मशीन के टेल स्टॉक के स्पंडल में लगाकर हैंड व्हील के माध्यम से इसे फीड दिया जाता है।
ये 3 टाइप्स के होते हैं, ए, बी तथा आर, जिनका उपयोग कार्य के आधार पे किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में पूछा गया है अत्यधिक फीड देने के लिए, ऑप्शन बी गति और फीड कम करने के लिए, या ऑप्शन सी चिप्स को ट्रैप करने से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सेंटर ड्रिल होता है वो कार्य करते वक्त असावधानी या फिर लापरवाही के कारण टूट जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, चिप्स को स्ट्रैप करने से। तो चिप्स जो उसकी उसमें फंस जाती हैं तो टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस सामग्री का उपयोग अच्छी गुणवत्ता के गेज बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वेनेडियम स्टील, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी मृदु लोहा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अच्छी गुणवत्ता वाले गेज होते हैं उनको बनाने के लिए हम लोग किस मेटल का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गेज होता क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है, वह किस मेटल का बनाया जाता है। तो गेज एक निश्चित मापी यंत्र है जिसका प्रयोग एक निश्चित साइज के ही जाब को चेक करने में किया जाता है। इसके द्वारा जाब को चेक करने में समय कम लगती है, जिससे अधिक उत्पादन होता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। यह सामान्यतः टूल स्टील की बनाई जाती है, जिसको हार्ड एवं टेम्पर ग्राइंड करके तैयार करते हैं। परंतु बहुत सारे गेज होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रयोग होने के कारण घिसन का भय रहता है, इसलिए इनको वहां पे वेनेडियम स्टील का बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन ये निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मैचिंग भागों के बीच क्लियरेंस को निम्नलिखित किस गेज से मापा जाता है। जो मैचिंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच यदि कोई गैप रह जाता है तो उनको मापने के लिए किस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए डायल गेज, ऑप्शन बी प्लग गेज द्वारा, ऑप्शन सी फिलर गेज द्वारा, या ऑप्शन डी कैलिपर गेज द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैलिपर गेज क्या होता है। यह एक सी आकार का गेज होता है जिसका प्रयोग जॉब की बाहरी डायमेंशन को चेक करने में किया जाता है। यह गो तथा नो गेसिस के बेस के आधार पर बनाया जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है प्लग गेज। प्लग गेज के द्वारा हम लोग किसी जॉब के आंतरिक माप लेने में प्रयोग करते हैं, जैसे स्लॉट की चौड़ाई व होल का व्यास इत्यादि। यह भी गो तथा नो गो के बेस पे बनाया जाता है। ऑप्शन सी दिया गया है इसमें फिलर गेज। फिलर गेज का प्रयोग हम लोग दो या दो से अधिक मैचिंग पार्ट्सों के बीच के गैप को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन सी निकल के आ रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है डायल गेज। डायल गेज क्या होता है, इस गेज के द्वारा हम लोग जॉब की एक्यूरेसी जैसे फ्लैटनेस, समानांतरता, पैरेललिज्म, सीधापन इत्यादि चेक करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन सी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग लैब पर एब्रेसिव रखने के लिए किया जाता है। इसमें से वह कौन सा मेथड है जिसका प्रयोग करके लैब पर एब्रेसिव को लगाया जाता है। ऑप्शन ए लैपिंग, ऑप्शन बी फिक्सिंग, ऑप्शन सी चार्जिंग, या ऑप्शन डी रबिंग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लैप होता क्या था, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं। लैप एक प्रकार का टूल होता है जिसका प्रयोग मुख्यतः प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन में किया जाता है। इस ऑपरेशन को हम लोग लैपिंग के नाम से जानते हैं, जो लैपिंग के नाम से जाना जाता है। लैप पर प्रायः लैपिंग की जाने वाली पदार्थ से नरम धातु का बनाया जाता है, जैसे टिन, लेड इत्यादि, तथा लैप पर चिपकाए जाने वाले एब्रेसिव कणों को चार्जिंग ऑफ मेटल के नाम से जाने जाते हैं। तो जो विधि होती है वो चार्जिंग के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी निकल के आ रहा है, चार्जिंग। लैप मुख्यतः दो प्रकार के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, लैप के आधार पे तथा लैपिंग प्रोसेस के आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है होनिंग की तुलना में लैपिंग में धातु हटाया जाता है। तो जो होनिंग होती है उसकी कंपैरेटिबिलिटी लैपिंग में कितनी धातु को हटाया जाता है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, या ऑप्शन सी बहुत कम, या इनमें से कोई नहीं। तो होनिंग क्या होता है कि इसमें होनिंग प्रोसेस स्टोन के द्वारा किया जाता है, जिन्हें मशीन के होनिंग हेड में लगाकर किया जाता है, जिसके कारण इसे अधिक स्पीड पर चलाकर अधिक मोटी परत निकाली जा सकती है। तो जो होनिंग ऑपरेशन होता है उसमें काफी ज्यादा मोटी परत को निकाला जा सकता है लैपिंग की अपेक्षा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक सरफेस के सरफेस फिनिश को मापा जाता है। तो जो सरफेस होती है, सरफेस की फिनिश किसमें मापी जाती है। ऑप्शन ए फुट, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी माइक्रोन, या ऑप्शन डी सेंटीमीटर।
तो जो सरफेस की फिनिशिंग होती है उसको हम लोग माइक्रोन्स में मापते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है होनिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उपयोग हॉर्न बनाने के लिए साधारण एब्रेसिव और बॉन्डिंग सामग्री के साथ किया जाता है। तो जो होनिंग ऑपरेशन होता है उसमें से किसका प्रयोग एक साधारण एब्रेसिव और बॉन्डिंग तैयार करने में किया जाता है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी मोम या उपरोक्त सभी। तो होनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जब होनिंग करनी होती है उससे पहले एक एब्रेसिव छड़ का निर्माण किया जाता है जिसे होन स्टिक या स्टोन के नाम से जाना जाता है। जब कोई साधारण स्टोन तैयार करना होता है तो उसमें एब्रेसिव तथा बॉन्डिंग सामग्री के पदार्थ को तैयार करने के लिए उसके साथ सल्फर, रेजिन, मोम का प्रयोग करते हैं जिससे सरफेस फिनिशिंग तथा होन का जीवन काल बढ़ जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन डी निकल के आ रहा है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नाइट्राइट धातु से बनते हैं, संचारण प्रतिरोधी, घिसाई प्रतिरोधी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्राइट क्या होता है? नाइट्राइटिंग एक प्रोसेस होती है जो हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत आती है जिसमें केस हार्डनिंग में किया जाता है। नाइट्राइटिंग का प्रयोग हम लोग संचारण प्रतिरोधी तथा घिसन प्रतिरोधी हार्ड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन सी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टील के ऑस्टेनाइज संरचना की तीव्र कूलिंग के द्वारा निर्मित संरचना होती है। तो इसमें जो पूछा गया है यदि स्टील के ऑस्टेनाइड स्ट्रक्चर का रूप है यदि उसको तीव्र ही ठंडा कर दिया जाए तो जो प्राप्त होगा स्ट्रक्चर वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा। ऑप्शन ए पियरलाइट, ऑप्शन बी सीमेंटाइड या ऑप्शन सी मार्टेनसाइट या इनमें से कोई नहीं। तो पियरलाइट क्या होता है? पियरलाइट वह स्ट्रक्चर होता है कि जब स्टील में 0.83% कार्बन हो उसे यूटेक्टाइड या पियरलाइट स्टील के नाम से जाना जाता है या अधिक मजबूत होती है। सीमेंटाइड क्या होता है? सीमेंटाइड वह स्ट्रक्चर होता है जो लोहा तथा कार्बन के रासायनिक यौगिक के रूप में होता है या बहुत अधिक कठोर व भंगुर होता है। ऑप्शन सी में दिया गया है मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट क्या स्ट्रक्चर होता है? जब स्टील में गर्म करके ऑस्टेनाइट अवस्था में ले आते हैं उसके बाद यदि स्टील को क्विकली ठंडा किया जाए तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो मार्टेनसाइट कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन सी निकल के आ रहा है जो कि एक कठोर धातु व महीन संरचना वाले कणों में प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टीपीआई निम्नलिखित मापने की इकाई है। तो जो टीपीआई होती है वो क्या होती है? तार का मोटापन, नट का व्यास, नट की चूड़ियों का पिच या बोल्ट की लंबाई। तो जो टीपीआई होती है इसे थ्रेड पर इंच के नाम से जाता है। इसका प्रयोग हम लोग चूड़ी के पिच को मापने में करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी निकल के आ रहा है, नट की चूड़ियों का पिच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्लिट बेरिंग को भी कहा जाता है। तो जो बेरिंग होती है स्प्लिट बेरिंग उसको किस नाम से जाना जाता है? आइए हम लोग स्प्लिट बेरिंग के फिगर के माध्यम से थोड़ा समझते हैं क्या होती है। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है इसे स्प्लिट बेरिंग के नाम से जाना जाता है या दो भागों में बनी होती है। इसकी बाहरी सतह पर एक कॉलर बनी होती है जो दिख रही है। इसे कास्ट आयरन के प्लम्बर प्लग में फिट किया जाता है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में बोला गया है पेडेस्टल बेरिंग, पिवट बेरिंग या रोलर बेरिंग या प्लेन बेरिंग। तो जो स्प्लिट बेरिंग होती है वो प्लेन बेरिंग के अंतर्गत आती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन डी निकल के आ रहा है, प्लेन बेरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है असममित सरफेस वाले जॉब को निम्नलिखित चक में से किसके द्वारा सेंटर में नहीं रखा जा सकता। जो इनलेगुलर शेप वाले जॉब होते हैं उनको कौन से चक में होल्ड कर सकते हैं? ऑप्शन ए 4 जा चक के द्वारा, ऑप्शन सी 3 जा चक के द्वारा, ऑप्शन सी दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानेंगे चक क्या होता है। चक एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस आता है जो लेथ मशीन में प्रयोग किए जाते हैं। होल्डिंग एक्सेसरीज होता है जिसके द्वारा जॉब को होल्ड किया जाता है। तो उसमें जो 4 जा चक होता है उसमें इनलेगुलर शाफ्ट को होल्ड कर सकते हैं जिसको स्वतंत्र चक व डॉग चक के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी होती है 0.02 mm की एक्यूरेसी होती है। इसमें ऑप्शन बी दिया गया है 3 जा चक। 3 जा चक क्या होता है कि उसके द्वारा सिर्फ हम लोग बेलनाकार या षष्ठकोणीय जॉब ही प्रयोग होल्ड कर सकते हैं। इसको सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो होते हैं वो एक साथ खुलते व बंद होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन बी निकल के आ रहा है, 3 जा चक।
वो चक जो होता है वो किसी इरेगुलर शेप वाले जॉब को सेंटर में नहीं होल्ड कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जॉब को कसने और खोलने के बाद चक को क्या करना चाहिए। तो जो जॉब होता है उसको यदि चक में होल्ड किया जा रहा है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, चक में छोड़ देना चाहिए, चक के साथ तुरंत बाद बंद करना चाहिए, जॉब को साथ फास्टन कर देना चाहिए या चक से तुरंत निकालना चाहिए। तो जो चक में चक्की लगाते हैं उसको जॉब को होल्ड करने के बाद चक से तुरंत निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन डी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बेरिंग का एक प्रकार है। तो जो बेरिंग होता है वो कौन से प्रकार का होता है, घर्षण बेरिंग, एंटी घर्षण बेरिंग या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो बेरिंग होती है वो घर्षण बेरिंग भी आती है और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग भी आती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन सी निकल के आ रहा है, दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साधारण या सामान्य नट और चक नट में निम्नलिखित अंतर क्या होता है। तो जो एक सिंपल नट होता है और चक नट होता है उसमें डिफरेंट क्या होते हैं। दोनों समान होते हैं, चक नट की कम मोटाई होती है, साधारण नट की कम मोटाई होती है या इनमें से कोई नहीं। तो जो चक नट होता है उसकी सामान्य एक जनरल नट की अपेक्षा मोटाई कम होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन बी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बॉल बेरिंग निम्न में से किसकी मेटल टेबल द्वारा निर्मित होती है। तो जो बॉल बेरिंग होता है उसका जो बॉल होता है वो किस मेटल का बनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं, मिश्र धातु स्टील या तांबा या ढलवा लोहा। तो जो बॉल होती है वो मिश्र धातु स्टील की बनाई जाती है जिसमें क्रोमियम वेनेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ, करेक्ट ऑप्शन बी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, होनिंग अलाउंस रखा जाता है। तो जो होनिंग ऑपरेशन होता है उसका अलाउंस कितना रखा जाता है। ऑप्शन ए 0.01 से 0.02 mm, ऑप्शन बी 0.05 से 0.1 mm या ऑप्शन सी 0.001 mm से 0.002 mm या इनमें से कोई नहीं। तो जो होनिंग अलाउंस हम लोग रखते हैं कार के लिए वो ऑप्शन सी में दिया गया है 0.05 से 0.01 तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन सी बी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सरफेस पर रगड़ने से गेज घिस जाते हैं, वे निम्नलिखित किस धातु से बने होते हैं। ऑप्शन ए मिश्र धातु स्टील, ऑप्शन बी ढलवा स्टील, ऑप्शन सी मृदु स्टील या ऑप्शन डी ढलवा लोहा। तो जो गेज होते हैं उनका बार बार प्रयोग करने से सरफेस के कांटेक्ट में आने से वो घिस जाते हैं, उनको मिश्र धातु स्टील से बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साइन बार की लंबाई को निम्नलिखित से दर्शाया जाता है। तो जो साइन बार होती है उसकी जो लेंथ होती है किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साइन बार की लंबाई से, रोलरों के सेंटरों के बीच की दूरी से, दोनों रोलरों के सिरे के बिंदुओं के बीच की दूरी से या इनमें से कोई नहीं। तो आइए साइन बार को एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है एक साइन बार है, इसकी जो लेंथ होती है उस लेंथ को हम लोग एक रोलर के सेंटर के बीच से दूसरे रोलर के बीच के सेंटर के बीच की दूरी से दर्शाया जाता है। ये जो लेंथ होती है यही लेंथ इसकी एक्चुअल लेंथ होती है। इसको स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है जिसकी दोनों सरफेस को फिनिश किया जाता है अच्छे से। चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया गया था साइन बार की लंबाई से, रोलरों के सेंटरों के बीच की दूरी से या दोनों रोलरों के सिरों के बिंदुओं के बीच की दूरी से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन बी इसका निकल के आ, रोलरों के सेंटरों के बीच की दूरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, SWG का पूरा नाम क्या होता है। तो जो SWG होता है वो उसका जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है। आइए उसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं SWG क्या होता है। ये जो फिगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसे SWG के नाम से जाना जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका मोस्टली यूज हम लोग सीट की मोटाई तथा वायर का व्यास मापने में करते हैं। इस पे विभिन्न स्लाटें बनी होती हैं। इसकी जो प्लेट की थिकनेस होती है जो स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है 3 mm की होती है। आइए ऑप्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया गया है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्ट्रेट वायर गेज, स्टैंडर्ड विथ गेज या स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर स्टैंडर्ड वायर गेज ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सी बेरिंग की विशेषता है। तो जो बेरिंग होता है उसको बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है न्यूनतम घर्षण, कंपन मुक्त आधार, अपने स्थान पर शाफ्ट को रखने की योग्यता, या उपरोक्त सभी। तो जो बेरिंग होता है मेन पर्पज उसका क्या होता है कि उसमें न्यूनतम कम से कम घर्षण हो, उसका जो बेस है वो कंपन ना करे, तथा जो शाफ्ट है वो एक स्थिर स्थान पर स्थिर रहे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। तो आज हम लोगों ने 2018 क्वेश्चन पेपर के थर्ड सेमेस्टर फिटेड ट्रेड थ्योरी को कवर किया, पार्ट 1 को। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना। यदि आप लोग टेक्निकल लाइन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम व फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।